हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 गणित जो हमारा चैप्टर 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करते हैं। समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी तो समांतर श्रेणी होती क्या है? एक ऐसा संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है जिसके बीच में दो संख्याओं के मध्य का जो बीच का जो अंतर होता है वो सदैव समान रहता है। जैसे मान लीजिएगा हमने माना A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट 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 ऐसी कौन सी AN, ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं के जो बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो सदैव समान रहेगा। तो ऐसे इस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिएगा 1 है कामा 2 है कामा 3 है कामा 4 है कामा 5 है डॉट डॉट डॉट, ऐसे एंड सो ऑन संख्याएं हैं हमारी। तो ये जो क्रम है, ये जो अनुक्रम है संख्याओं के बीच का, तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है। तो ऐसा जो अनुक्रम होता है उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जो हमारा जैसे पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तो सर्वांतर श्रेणी में आपको सार्वांतर निकालना होता है। तो सार्वांतर D बराबर सार्वांतर या सार्वानुपात D बराबर क्या होता है, या डिफरेंस D बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, और जैसे ये हो गया तो D बराबर होना चाहिए, और जैसे D2 निकालना है इसको D1 मान लो, तो D2 निकालना है तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो जो ये सार्वांतर होता है, जो सार्वानुपात होता है, जो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, अगर वो समान है सभी पदों के बीच में, तो ऐसी श्रेणी हमारी जो है समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसके इस सार्वांतर को निकालने के लिए फार्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब हो गया दूसरी संख्या या दूसरा पद, और माइनस A1 का मतलब पहला पद। पहली संख्या जो है वो घटा दी जाएगी दूसरी संख्या में से, और बीच का अगर ऐसे ही डिफरेंस हमारा बराबर आएगा तो ऐसी ही हमारी श्रेणी जो होगी वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जैसे पहला पद जहाँ श्रेणी का पहला पद जो होता है, पहले पद A बराबर A1 हो जाता है। ठीक है, A बराबर A1। ठीक है, इसको A1 से प्रदर्शित करते हैं पहला पद। श्रेणी का दूसरा पद, अगर हमको श्रेणी का दूसरा पद निकालना है, ठीक है, दूसरा पद A2 बराबर, तो A2 निकालना तो A प्लस D, पहली संख्या या पहला पद A प्लस D कर लेंगे। ठीक है, श्रेणी का तीसरा पद निकालना है। जब हमको सार्वांतर हमको मालूम होगा तब हमको अगर श्रेणी का तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद A3 बराबर, तो A3 बराबर A मतलब पहला पद और प्लस 2D, दो गुना करके इसको सार्वानुपात को 2 गुना करके जोड़ देंगे तो हमारा श्रेणी का तीसरा पद आ जाएगा। ऐसे ही श्रेणी का चौथा पद निकालना है। अगर श्रेणी का चौथा पद निकालना है, चौथा पद का मतलब A4, अगर A4 निकालना तो A प्लस 3D कर देंगे। तो ऐसे एंड सो ऑन संख्याओं को निकालना होगा, तो ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा फार्मूला होता है श्रेणी का n वां पद, मतलब श्रेणी में जो n वां पद है, श्रेणी का n वां पद। तो श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना हो तो an बराबर फार्मूला होता है an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। अगर श्रेणी का कोई n वां पद निकालना है कि 5वां पद कौन सा है, श्रेणी में 7वां पद कौन सा है, तो उसके लिए फार्मूला होता है an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। श्रेणी का अंतिम पद L बराबर, अंतिम पद L बराबर ये भी A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर अंतिम पद पूछ रहा है L बराबर तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। अब श्रेणी के n पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग
तो यस एन बराबर होता है n/2, बड़े ब्रैकेट में रखोगे 2a और प्लस n-1 इंटू डी। तो ये श्रेणी का nवां पद, माना श्रेणी में 10 पद हैं तो 10 पदों का योग क्या होगा, तो उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n क्या है, जहाँ n है श्रेणी में पदों की संख्या, ठीक है। ये क्या है, श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद, और डी क्या है, सार्वंतर है, सार्वंतर या इसको सार्वनुपात भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गया फार्मूला। दूसरा चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट ज्यामिति बोलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक तो अक्सर सभी लोग छोटी सी क्लासों में हमने पढ़ा भी है। जैसे ये हमारा एक क्षैतिज लाइन हो गई, ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई। ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है ये हमारी वाई अक्ष को इंडिकेट करती है, वाई डैश होता है। और जो हमारी जो क्षैतिज लाइन होती है इसको एक्स और एक्स डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है। यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं, यहाँ पे जो निर्देशांक होते हैं वो वाई अक्ष और एक्स अक्ष दोनों का जो बिंदु होता है वो होता है, अर्थात 0। यहाँ से संख्याएं शुरू होती हैं। इधर की ओर हमारी कौन सी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इधर हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और नीचे की ओर माइनस ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूल बिंदु हमारा O, मतलब 0,0 होते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होते हैं। इधर हमारी प्लस की, इधर हमारी माइनस की, इधर हमारी प्लस की और इधर हमारी माइनस की। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोट। वाई अक्ष पे जो भी अंक रहते हैं उनको कोट में मतलब काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी जनरल जानकारी है तो सभी लोग अच्छे से समझते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको जैसे निकालना होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र हमको। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। इसके बाद में मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसमें दूसरा एक फार्मूला पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी होगी तो मान लीजिएगा वहाँ पे जो हमारा x1 और y1 होगा वो 0,0 होगा। तो यहाँ पे x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये पद जब 0 ही होंगे तो उसमें से लेस करेंगे तो उसका मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेम इसी फार्मूले के आधार पर हो जाएगा, उसका कोई बताने का कोई औचित्य है ही नहीं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x बराबर, माना मध्य बिंदु में x निर्देशांक है तो x का हो जाएगा x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, कामा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये हमारे x और y क्या है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक को नहीं ज्ञात है, दोनों सिरों के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो उसके लिए फार्मूला हमको इस माध्यम से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। यदि कोई रेखाखंड है और वो किसी बिंदुओं के द्वारा, निर्देशांकों के द्वारा वो विभाजित है
ठीक है, मतलब सिरों पे विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए हैं तो मध्य में विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, जहाँ m1 क्या है विभाजन बिंदु, जो किस क्रम में विभाजन, जो विभाजन अनुपात है, m1 क्या है विभाजन अनुपात पहला और m2 क्या है दूसरा, दोनों रेखाओं के बीच। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे और मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ये दो बिंदु के निर्देशांक मालूम हमको। अब यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए हमने मध्य बिंदु है तो यहाँ पे 1:1 में विभाजन है, विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे ये इधर का अनुपात और इधर का अनुपात, इधर का m1 अनुपात हो जाएगा, इधर m2 अनुपात हो जाएगा। तो m1 m2 क्या है, जो दोनों सिरों को जो विभाजित कर रहा है, किस रेशियो में, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो हमारा m1 और m2 होता है। ऐसे ही यहाँ पे y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा हो जाएगा वायु बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, किस प्रकार से, जब अंतर विभाजन बिंदु हो उसके द्वारा। दूसरा फार्मूला हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और जब हमारे बिंदु कैसे दिए हों, निर्देशांक दिए हों, बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। आपको करना क्या है, याद करने का तरीका ये, अगर x1 होगा तो उसी सीक्वेंस में आप क्या करना है, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, फिर आप पुनः रिपीट होगा, 1 आ जाएगा ना। तो ऐसे अब कभी कभी पूछ लेता है बिंदु सररेखी होने का प्रतिबंध क्या होता है, तो बिंदु सररेखी होने के लिए बिंदु सररेखी होने का प्रतिबंध, सररेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, बिंदु एक ही रेखा में है, ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसके थ्रू ये हो सकता है। तो सररेखी का मतलब होता है, मतलब एक ही रेखा में स्थित होंगे। जब एक ही रेखा पे होंगे तो वहाँ पे जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु सररेखी होने का प्रतिबंध होता है त्रिभुज, जो तीनों बिंदुओं, तीनों निर्देशांकों से जो आकृति बनेगी त्रिभुज की, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन होता है बिंदु सररेखी होने का प्रतिबंध। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समदूरस्थ के लिए, जैसे मान लीजिएगा ये बिंदु है, ए और बी है और यहाँ पे पी बिंदु है, तो कहता है कि जो समदूरस्थ हो तो यहाँ पे पी बिंदु आपको याद करना होगा, समदूरस्थ है तो समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा, ए पी और बराबर हो जाएगा बी पी के, अर्थात समदूरस्थ का मतलब होता है सम्माने बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी पर। जब बराबर दूरी पर कोई बिंदु होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, ए से पी के बीच की दूरी तथा पी से बी के बीच की दूरी। अगर ये दोनों कंडीशनें बराबर हैं, समदूरस्थ हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समदूरस्थ है अर्थात बीच में जो मध्य पॉइंट है, बीच में जो बिंदु है उसके बीच से लेकर के पहले सिरे के बीच की दूरी और दूसरे सिरे से इस बीच के बीच की दूरी का जो डिफरेंस होना चाहिए, जो दूरी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये समदूरस्थ के लिए एक नियम, एक प्रतिबंध होता है। ठीक है, बस इतने सारे सूत्र, मेन इंपॉर्टेंट जो है फार्मूले वो इतने ही हैं। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज में रहेंगे वो अच्छे से आपको फिर से जब एक्सरसाइज को हल कराया जाएगा, अनसॉल्व्ड को हल कराया जाएगा, तो उसमें जो फार्मूले का यूज किया जाएगा वो अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।